नमस्ते दोस्तों, नॉवल स्टोरी मेंबर्स परिवार में आपका स्वागत है। क्या आप एक्शन, फैंटेसी, सिस्टम और कल्टीवेशन आधारित नोवेल्स के प्रशंसक हैं? ये चैनल विशेष रूप से आपके लिए है। हम लंबी और लोकप्रिय नोवेल्स को सरल और स्पष्ट हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत करते हैं। हमारी खासियतें हिंदी में संपूर्ण व्याख्या, जटिल कहानियों को आसान भाषा में समझें। लंबे एपिसोड्स, 2 घंटे, 10 घंटे या पूरे सीजन के वीडियो ताकि आप बिना रुके कहानी का मजा ले सकें। नियमित अपडेट, हर हफ्ते नई कहानियां और अध्यायों की श्रृंखला। नोवेल्स की अद्भुत दुनिया की यात्रा के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बने। कहानियों में खो जाएं। कॉपीराइट डिस्क्लेमर स्वीकृत। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी सामग्री और कहानियां उनके संबंधित कॉपीराइट धारकों की हैं। हम किसी भी मूल काम पर स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं। ये कंटेंट केवल मनोरंजन, कमेंट्री और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है, जो कि कॉपीराइट कानून के तहत फेयर यूज की श्रेणी में आता है। अगर किसी भी कॉपीराइट धारक को इस सामग्री पर कोई आपत्ति है, तो कृपया हमसे तुरंत संपर्क करें। हम इसे जल्द से जल्द ठीक करेंगे। सर्वोच्च दोहरी प्रणाली 51 से 60। C51 अचानक खुजस एहसास ने कि उनकी दुनिया में 1 साल से अधिक समय बीत चुका है, जोड़े के आसपास के शांत माहौल को नष्ट कर दिया। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कितनी तत्काल आवश्यकता है। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि क्या उनमें इस रास्ते पर काबू पाने की ताकत है। जब वे सदमे की स्थिति में थे, मिलिका उनके बगल में दिखाई दी। उसने उनमें अचानक बदलाव देखा और पता लगाने का फैसला किया कि क्या हुआ था। आखिरकार वह पहले ही उनकी स्वामी बन चुकी थी, लेकिन मिलिका की उपस्थिति ने भी जोड़े को शांत नहीं किया। यह एहसास कि वे 1 वर्ष से अधिक समय से गायब थे, उनके लिए एक बड़ा झटका था। वे समझ गए कि उनके कुछ प्रियजन हैं जो उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इस विचार ने उन्हें चिंतित कर दिया। सबसे अधिक संभावना है, उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण उन्हें मृत या लापता माना गया होगा। अराबेल अपने परिवार की राय के बारे में बहुत चिंतित नहीं थी, लेकिन वह अपने छोटे भाई के बारे में बहुत चिंतित थी। वह अपने भाई को अच्छी तरह जानती थी और समझती थी कि वह उससे कितना जुड़ा हुआ था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अगर उसे पता चला कि वह मर गई है तो उसका क्या होगा। ईदान, अराबेल की तरह अपनी माँ और बहन के बारे में चिंतित था। वे पहले ही अपने कई प्रियजनों को खो चुके हैं और अब उनमें से केवल 3 ही बचे हैं। ईदान की लंबे समय तक अनुपस्थिति से उसकी माँ और बहन की स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता था। क्या हुआ? अपने शिष्यों के चिंतित चेहरों को देखते हुए मिलिका ने पूछा। ईदान और अराबेल अपने होश में आए, अपने मालिक की ओर देखा और फिर एक दूसरे पर नजर डालने के बाद उसके साथ अपनी भावनाओं को साझा करने का फैसला किया। ये सुनकर कि जोड़े को क्या परेशानी हो रही थी, मिलिका ने आह भरी। वह केवल ये जानती थी कि वे दूसरी दुनिया से आए हैं, और फिलहाल उसके पास उनके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी नहीं थी। शांत हो जाओ, मिलिका ने कहा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। इसके साथ ही उसने जोड़े को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। जल्द ही निमो भी उनके साथ शामिल हो गया, जिसे मिलिका ने भी आमंत्रित किया था। यूलिया अभी भी लापता थी, क्योंकि वह मिलिका के लिए काम कर रही थी। कार्यालय में प्रवेश करते हुए मिलिका ने खुद चाय बनाई और सभी लोग चुपचाप मेज पर बैठ गए। निमो, क्या तुम इजी को बुला सकती हो और उसे ईदान और अरेबेल से मिलवा सकती हो? मिलिका ने निमो से पूछा। इन शब्दों के तुरंत बाद निमो के बगल में एक बड़ी चमकती हुई गेंद दिखाई दी। उसमें से आने वाली रोशनी स्पंदित हो रही थी, और उसमें से गर्म और हल्की हवा चल रही थी। जब ईदान और अरेबेल ने प्रकाश की इस गेंद को देखा, तो उन्हें इससे निकटता का एक अजीब सा एहसास हुआ, जिसे वे समझा नहीं सके। यह इजी है, वह आत्मा जिसने निमो के साथ अनुबंध किया था। मिलिका ने प्रकाश की गेंद को ईदान और अरेबेल को एक आत्मा के रूप में पेश किया। जोड़े ने प्रकाश की गेंद को आश्चर्य और दिलचस्पी से देखा। जल्द ही उन दोनों ने एक साथ अपने दिमाग में एक आवाज सुनी जो एक छोटी लड़की की आवाज के समान थी। आह, मैं अंततः उन्हें अपना परिचय दे सकता हूँ। मैं ये कैसे करूं? शायद निमो और टेलीपैथी के जादू के माध्यम से आवाज इतनी उत्तेजित थी और उसने बात करना लगभग बंद नहीं किया। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी आवाज जोड़े को सुनाई दे रही थी। डिंग, आत्मा के साथ एक धातु संबंध की खोज की गई है, सिस्टम ने अचानक कहा, और उसी समय ईदान, अरेबेल, इजी की आत्मा और निमो जम गए। हूँ हूँ हूँ। अचानक हुए घटनाक्रम से वे चारों चौंक गए। ईदान और अरेबेल आत्मा की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। बदले में इजी उस नीरस आवाज से चौंक गई जो अचानक उसके दिमाग में आई।
निमो इजी के साथ अपने संबंध के कारण सिस्टम की आवाज को पहचानने में भी सक्षम था। केवल मिलिका हैरान रह गई। हालांकि उसने तुरंत चारों में बदलावों को देखा और अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि क्या हुआ था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। एजी अरेबेल ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक मानसिक लिंक के माध्यम से पूछा। मानसिक लिंक के माध्यम से अरेबेल की आवाज सुनकर इजी ने कहा। निमो ने भी आश्चर्य से अरेबेल की ओर देखा। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इजी ने उत्तेजित स्वर में कहा। हाँ, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, अरेबेल ने पुष्टि की। क्या सच में? कैसे? इजी इतनी उत्साहित थी कि उसे अपने लिए जगह नहीं मिल रही थी। वह उत्तेजना में असंगत रूप से बड़बड़ाते हुए अरेबेल के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। लंबे समय तक इजी केवल निमो के साथ संवाद कर सका। वह निमो के माध्यम से मिलिका और यूलियालिया के संपर्क में रही, क्योंकि टेलीपैथी का जादू उस पर काम नहीं करता था। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि वह अरेबेल के साथ संवाद कर सकती है। यह एक वास्तविक ईश्वरीय उपहार था। उसके पास एक नया साथी था। मैं भी तुम्हें सुन सकता हूँ। अचानक इजी ने ईदान की आवाज सुनी और उसकी खुशी और भी बढ़ गई। वह उत्साहपूर्वक उसके चारों ओर उड़ने लगी, अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। अब 2 नहीं, बल्कि 3 लोग उसके साथ इस अद्भुत संबंध को साझा कर सकते हैं। एजी एक अपरिचित पुरुष की आवाज आई, जिससे ईदान और अरेबेल आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि आवाज किसकी थी और उन्होंने आश्चर्य से निमो की ओर देखा। चोट लगने के कारण वह काफी देर तक बात नहीं कर सके और उन्हें उनसे बातचीत करने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन अब इसी की आत्मा के साथ उनके संबंध के लिए धन्यवाद। वे अंततः एक मानसिक लिंक के माध्यम से अपने उद्धारकर्ता और बुजुर्ग के साथ संवाद करने में सक्षम थे, जिससे उनकी बातचीत बहुत सरल हो गई। निमो, ईदान और अराबेल ने एक ही समय में कहा, एक दूसरे से बात करने का अवसर पाकर खुशी से अभिभूत हो गए। निमो भी बहुत आश्चर्यचकित थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। इजी के साथ अपने संबंध के कारण वह जादू के प्रति संवेदनशील थे, लेकिन इस पूरे समय उन्होंने इसके उपयोग पर ध्यान नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह और यह जोड़ा अचानक एक दूसरे की बातें क्यों सुन पा रहे हैं। उसे वह नीरस आवाज याद आई जो उनके संपर्क में आने से पहले अचानक आई थी। निमो ने तुरंत मान लिया कि जो कुछ हुआ उसमें यही आवाज थी जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिलचस्प, मिलिका की आवाज ने चारों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, और उन्होंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पिछली बार की तरह जब ईदान और अराबेल ने उसके साथ संवाद किया था, तो ऐसा लग रहा था कि मिलिका लोगों को देखकर ही उनके दिमाग को पढ़ने में सक्षम है। क्या आप मानसिक लिंक के माध्यम से संवाद कर सकते हैं? उसने अपना अनुमान सुनिश्चित करने के लिए कहा। हाँ, ईदान, मैं, निमो और इजी हम चारों इस तरह से संवाद कर सकते हैं, अरेबेल ने उत्तर दिया। अरेबेल के शब्दों ने न केवल मिलिका के अनुमान की पुष्टि की, बल्कि उसकी उत्तेजना भी बढ़ा दी। क्या तुम मेरे साथ यह संबंध स्थापित कर पाओगे? उसने पूछा। ईदान और अराबेल उसके सवाल से आश्चर्यचकित थे। उन्हें खुद समझ नहीं आया कि वे इजी के साथ मानसिक संबंध कैसे स्थापित कर पाए। मेजबानों, आत्मा इस प्रणाली की मदद के बिना एक मानसिक संबंध स्थापित करने में सक्षम थी, इस तथ्य के कारण कि इसने आपके आरोहण परीक्षण के दौरान रक्तरेखा की ऊर्जा को अवशोषित किया और आपके साथ एक प्रकार का अभिभावकीय बंधन स्थापित किया। निमो नाम के एक व्यक्ति को आत्मा के साथ संबंध के कारण मानसिक लिंक तक पहुंच प्राप्त हुई। सिस्टम हमेशा की तरह बचाव में आया और निमो और इजी को छोड़कर जोड़े को यह समझाया, तो यह इसी तरह काम करता है। ईदान चिल्लाया। तो आप मास्टर के साथ एक मानसिक संबंध स्थापित कर सकते हैं? सिस्टम का स्पष्टीकरण सुनने के बाद अरेबेल ने पूछा। हाँ, मेजबान, आपकी अनुमति से सिस्टम किसी भी प्राणी के साथ एक अस्थायी मानसिक संबंध बना सकता है। हालांकि सिस्टम बिना किसी विशेष कारण के किसी अन्य दुनिया के निवासियों को सिस्टम के अस्तित्व का खुलासा न करने की दृढ़ता से अनुशंसा करता है। इस अवसर ने जोड़े को अविश्वसनीय रूप से खुश कर दिया और वे खुशी से मिलिका के साथ मानसिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमत हो गए। मालिक, मिलिका ने अचानक अपने दिमाग में अरेबेल की आवाज सुनी और दंग रह गई। निमो की तरह उसे जादू का कोई हस्तक्षेप या निशान महसूस नहीं हुआ। मिलिका को तुरंत एहसास हुआ कि यह शायद किसी दूसरी दुनिया की ताकत थी, जहां ईदान और अरेबेल आए थे। जो चीज इस दुनिया से संबंधित नहीं थी, उसे खोजने और समझने का अवसर पाकर उसके अंदर उत्साह भड़कने लगा। उसे यकीन था कि वह एक से अधिक बार यह सुनिश्चित करेगी कि ईदान और अराबेल को अपने निजी शिष्यों के रूप में स्वीकार करके उसने सही विकल्प चुना है। C52 गुरु, शिष्यों और आत्मा के बीच बातचीत।
जब मिलिका अंततः अपने शिष्यों और आत्मा के साथ एक मानसिक संबंध स्थापित करने में सक्षम हुई तो उसे बहुत खुशी हुई। ये बहुत खुशी की बात थी कि उसने इज़ी की आवाज सुनी, और यह एक वास्तविक चमत्कार था। अब वे बिना किसी कठिनाई का अनुभव किए एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद कर सकते थे। इस बैठक में मिलिका का लक्ष्य शिष्यों, विशेषकर ईदान और अरेबेल के साथ संवाद करना था। वह उनके बारे में और अधिक जानने और साथ ही अपनी दुनिया के बारे में आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए उत्सुक थी। बातचीत सहजता और सहजता से शुरू हुई। ईदान और अरेबेल अपने और अपनी दुनिया के बारे में बात करके खुश थे। हालांकि अपनी कहानी शुरू करने से पहले उन्होंने सिस्टम से पूछा कि क्या उन्हें अपने ज्ञान को दूसरी दुनिया के निवासियों के साथ साझा करने की अनुमति है। सिस्टम ने उत्तर दिया कि कोई निषेध नहीं है, लेकिन अनुशंसा की गई है कि आप सिस्टम के बारे में बात करने से बचें। मिलिका, निम्मो और इज़ी ने ईदान और अरेबेल की दुनिया की कहानी बहुत दिलचस्पी से सुनी। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी दुनिया में मनुष्यों के अलावा कोई अन्य बुद्धिमान प्राणी नहीं था, और हाल तक सभी मनुष्य और प्राणी नश्वर थे और 100 साल से भी कम समय तक जीवित रहे थे। बातचीत के बीच में यूलियालिया भी उनके साथ शामिल हो गई, जो मिलिका के निर्देशों को पूरा करने के बाद लौट आई। दूसरों द्वारा आयोजित बैठक से उसे सुखद आश्चर्य हुआ। ईदान और अरेबेल ने तुरंत उसके साथ एक मानसिक संबंध स्थापित किया, और अब सभी प्रतिभागी मास्टर, उनके शिष्य और एक आत्मा पूरी तरह से संवाद कर सकते हैं। ये जोड़ा जिस दुनिया से आया था उसकी कहानी ने अन्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने आश्चर्यचकित होना कभी नहीं छोड़ा, और उनमें से प्रत्येक को इस दुनिया को अपनी आंखों से देखने की इच्छा थी। ईदान और अरेबेल ने संक्षेप में बताया कि आपदा का सामना करने के बाद उनकी दुनिया बदलना शुरू हो गई। उनकी दुनिया में तथाकथित जागृत लोग प्रकट होने लगे, जो किसी तरह इस दुनिया में आ जाते हैं। जोड़े ने यह भी कहा कि उनकी दुनिया के निवासियों को एक रहस्योद्घाटन मिला है कि मोक्ष मिलिका और अन्य लोगों की दुनिया में है। अपनी कहानी के अंत में उन्होंने बताया कि उनकी दुनिया में बदलाव शुरू हुए 1 साल बीत चुका है। वे पहले जागृत लोगों में से नहीं थे, लेकिन अरेबेल का छोटा भाई और ईदाना की बड़ी बहन इस दुनिया में प्रवेश करने और वापस लौटने में सक्षम थे। आपदा के 1 साल बाद ईदान और अराबेल स्वयं जागृत हो गए, जब उनमें एक अजीब शक्ति जागृत हुई, जो उन्हें बांध रही थी, और उससे पहले उन्हें एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता था। मिलिका और अन्य लोगों को आखिरकार समझ में आया कि जब उनके रिश्ते की बात आती है तो ये जोड़ा इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। उनकी अजीबता उस ताकत के कारण थी जिसने उन्हें बांध रखा था, और वे एक दूसरे के आदी होने और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह उन दोनों को इस दुनिया में लाया गया, लेकिन कुछ गलत हो गया और हर किसी की तरह बाहरी दुनिया में प्रवेश करने के बजाय वे दोनों लिम्बो के अंदर डोपेलगेंगर्स के जंगल में पहुंच गए, जहां उनके आगमन के पहले दिनों में वे अपने हमशक्लों के हाथों लगभग मर गए और निमो ने उन्हें बचा लिया। जोड़े द्वारा अपनी कहानी साझा करने के बाद मिलिका और अन्य लोग उनके और करीब आ गए। वे अब अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझने लगे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि युगल की दुनिया को कैसे बचाया जाए, वे उन्हें उत्तर खोजने में मदद करने के लिए तैयार थे। जोड़े की कहानी सुनने के बाद मिलिका ने उनके मालिक के रूप में अपनी दुनिया के बारे में जानकारी साझा करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कहानी यह कहकर शुरू की कि उनकी दुनिया युगल की दुनिया से बहुत अलग है। युगल की दुनिया के विपरीत, जो अभी बदलना शुरू हुआ था, और तथाकथित जागृति के बाद नश्वर लोगों में सुधार होना शुरू हो गया था। दुनिया में शक्ति के 2 क्षेत्र थे जिन्हें मिलिका ने जूनोनिया नाम दिया था, निचला और उच्चतर। निचले क्षेत्र के कई निवासियों को ऊंचे क्षेत्र के अस्तित्व पर संदेह भी नहीं है। मिलिका ने इन शब्दों के साथ यूलिया की ओर अपनी निगाहें घुमाई। वह चुपचाप सुनती रही, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यूलिया और मैं दोनों कल्पित बौने हैं, और आप शायद सोचते हैं कि हम एक ही जाति के हैं। एक तरफ आप सही हैं, हम वास्तव में कल्पित बौने हैं, लेकिन दूसरी ओर हम अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। यूलिया एक निचले क्षेत्र से है, और मैं एक उच्च क्षेत्र से हूँ। निचले क्षेत्र के कल्पित बौने उच्च कल्पित बौने से लगभग एक अलग जाति माने जाते हैं, जो गर्व से खुद को उच्च कल्पित बौने कहते हैं और जिनमें से अधिकांश निचले कल्पित बौने को नीची दृष्टि से देखते हैं। मिलिका ने समझाया। मिलिका स्वयं उनमें से एक थी जब तक कि उसने खुद को लिम्बो में नहीं पाया। यहाँ बिताए वर्षों में उसने वह गौरव खो दिया था। अब वह ये नहीं सोचती कि अन्य जातियां तिरस्कार के योग्य हैं, और यहाँ तक कि वह एक निम्न योगिनी को अपने निजी शिष्य के रूप में लेने के लिए भी सहमत हो गई। मिलिका ने कहा कि वह और यूलिया अपने खून खराबे के अलावा किसी और चीज से अलग नहीं है। यूलिया का जन्म निम्न कल्पित बौनों के बीच हुआ था। उन्हें उनसे संबंधित वंशावली विरासत में मिली थी।
दूसरी ओर मिलिका का जन्म एक उच्च योगिनी परिवार में हुआ था और उसे अपने लोगों का वंश विरासत में मिला था। इस अंतर को बेहतर ढंग से समझने में उनकी मदद करने के लिए मिलिका ने पाथ ऑफ ब्लडलाइन रैंकों का वर्गीकरण पेश किया जो दोनों क्षेत्रों में मौजूद है। तारांकन निचला क्षेत्र तारांकन 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 रैंक 0 आयरन रैंक 1 कांस्य रैंक 2 रजत रैंक 3 स्वर्णिम रैंक 4 प्लेटिनम रैंक 5 हीरा उच्च क्षेत्र तारांकन 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 रैंक 6 दुर्लभ रैंक 7 महाकाव्य रैंक 8 पौराणिक रैंक 9 पौराणिक रैंक 10 प्राचीन फिलहाल यूलालिया की रक्तरेखा निचले दायरे में प्लेटिनम रैंक तक पहुंच गई है। और यद्यपि वह अपने वंश को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करती है, लेकिन उसके निचले दायरे से संबंधित होने का मतलब है कि वह डायमंड से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाएगी। जबकि मिलिका का जन्म उच्च लोक में हुआ था, उसका वंश निम्न लोक का था। उसके पास आयरन रैंक में निहित ताकत थी और वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ती गई, आसानी से डायमंड रैंक को पार कर उच्चतम क्षेत्र तक पहुंच गई। निम्न कल्पित बौने और उच्च कल्पित बौने के बीच यह अंतर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। जो लोग उच्च लोकों में पैदा हुए हैं, उनके लिए निम्नतम रैंक से उच्चतम तक जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लिम्बो में प्रवेश करने से पहले मिलिका की रक्तरेखा सर्वोच्च क्षेत्र के महाकाव्य रैंक तक पहुंच गई थी। हालांकि लिम्बो में एक विशेष नियम है जो सभी ताकतों को निचले दायरे के स्तर तक दबा देता है। इस वजह से मिलिका की वर्तमान ताकत निचले क्षेत्र की छत से मेल खाती है और उच्च क्षेत्र से संबंधित उसकी क्षमताओं को सील कर दिया गया है और वह उनका उपयोग नहीं कर सकती है। सटीक रूप से क्योंकि मिलिका की मूल रक्तरेखा रैंक एपिक थी, लिम्बो उसे अवशोषित नहीं कर सकता है और वह लिम्बो द्वारा अवशोषित होने से बचने में दूसरों की मदद कर सकती है। C53 जूनोनिया के बारे में अधिक जानकारी मिलिका द्वारा पाथ ऑफ ब्लडलाइन रैंक के बारे में समझाने के बाद ईदान और अरेबेल को याद आया कि अल्फा फायर और आइस वाल्किरी की उनकी ब्लडलाइन वर्तमान में गोल्डन रैंक पर है। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि पाथ ऑफ ब्लडलाइन की तुलना में परिवर्तन से पहले और बाद में उनकी ताकत कैसे बदल जाएगी। मेजबान, आपकी वर्तमान ताकत, जो रक्त रेखा की तुलना में सिस्टम के 20वें स्तर से मेल खाती है, लगभग रजत रैंक के शिखर से मेल खाती है। आरोहण परीक्षण को सफलतापूर्वक पारित करने के बाद आप गोल्डन रैंक तक पहुंचने में सक्षम होंगे। हालांकि रक्तरेखा के परिवर्तन के बाद आपकी ताकत लगभग एक चरण तक बढ़ जाएगी और गोल्ड रैंक के शिखर तक पहुंच जाएगी और आंकड़ों को स्थानांतरित करने के अद्वितीय कौशल का उपयोग करते समय यह एक और चरण बढ़ सकता है, प्लेटिनम रैंक की ओर बढ़ सकता है। हमेशा की तरह सिस्टम तुरंत बचाव में आया और उसने जो सुना उसका विश्लेषण किया उनके सवालों के आगे। चांदी, सोना और प्लेटिनम एक साथ 3 चरण। ईदान ने अपना आश्चर्य छिपाते हुए कहा। अरेबेल भी सिस्टम के मोटे अनुमान से चकित था। दूसरों ने भी जोड़े के व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन देखा, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा। मिलिका ने अपनी कहानी जारी रखी। उसने बताया कि यूलालियस की रक्तरेखा वर्तमान में प्लेटिनम रैंक तक पहुंच गई है और मिलिका की अनुमानित गणना के अनुसार निमो की ताकत गोल्ड रैंक के शिखर पर है। यदि निमो इजी की नई अर्जित शक्ति का उपयोग करता है तो उसकी ताकत संभवतः प्लेटिनम रैंक के बराबर होगी। निमो की ताकत की तुलना रक्त रेखा के पथ रैंक से करने के बाद मिलिका तुरंत दूसरे रास्ते पर चली गई जिसे जूनोनिया के लोग चुनते हैं। इस पथ को सामान्यतः महारथ का पथ कहा जाता है। जूनोनिया के सभी निवासियों के पास ऐसी वंशावली नहीं है जो उन्हें उच्च लोकों तक पहुंचने में मदद कर सके। ऐसे प्राणियों के लिए महारथ का मार्ग एक जीवन बचाने वाला रास्ता बन जाता है। ये पथ का सामान्य नाम है, जिसमें साधना के कई क्षेत्र शामिल हैं, जैसे जादू का पथ, तलवार का पथ, धनुष का पथ और कई अन्य। मिलिका ने उदाहरण के तौर पर पाथ ऑफ सोर्ड का उपयोग करते हुए पाथ ऑफ मास्टरी में रैंकों से जोड़े को तुरंत परिचित कराया और इसकी तुलना पाथ ऑफ ब्लडलाइन में रैंक से की। तारांकन निचला क्षेत्र तारांकन तारांकन रैंक 0 आयरन नश्वर रैंक 1 कांस्य तलवार का अनुयायी रैंक 2 सिल्वर तलवार शिष्य रैंक 3 स्वर्णिम तलवार संभ्रांत शिष्य रैंक 4 प्लेटिनम तलवार ले जाने वाला रैंक 5 हीरा संभ्रांत तलवारबाज तारांकन उच्च क्षेत्र तारांकन तारांकन रैंक 6 दुर्लभ तलवार विशेषज्ञ रैंक 7 महाकाव्य तलवार संभ्रांत विशेषज्ञ रैंक 8 पौराणिक तलवारबाज रैंक 9 पौराणिक तलवार ग्रैंड मास्टर रैंक 10 प्राचीन तलवार संतमिलिका के अनुसार पाथ ऑफ स्वॉर्ड में निमो की रैंक स्वॉर्ड एलीट डिसिप्लिन के शिखर से मेल खाती है। मिलिका के शब्दों के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि निमो के पास कोई जादुई क्षमता नहीं थी। पूरे समय निमो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जादू इजी से आया था। वह थी जो मंत्रों को पढ़ती थी और उनका उपयोग करती थी।
और निम्मो इसी के साथ अपने संबंध के कारण उसके मंत्रों को अपने मंत्रों के रूप में उपयोग कर सकता था। निस्संदेह इससे ईदान और अराबेल को बहुत आश्चर्य हुआ। वे ये भी जानते थे कि निमो एक श्रेष्ठ जाति का वंशज था, लेकिन उसकी रक्तरेखा सील कर दी गई थी और वह अभी तक रक्तरेखा के पथ के साथ विकसित होने में असमर्थ था। वे केवल अनुमान ही लगा सकते थे कि उसका वंश किस प्रकार का था। मिलिका ने जोड़े को समझाया कि महारथ के पथ का अनुसरण करना रक्तरेखा के पथ का अनुसरण करने से अधिक कठिन है। हालांकि कई लोगों के लिए यह एकमात्र रास्ता है और कई लोग निचले दायरे में फंस गए हैं और ऊंचे स्तर तक पहुंचने में असमर्थ हैं। रक्तरेखा के पथ के कई अभ्यासकर्ता एक ही समय में महारथ के पथ का अभ्यास करते हैं। उदाहरण के लिए यूलियालिया जादू का पथ और रक्तरेखा का पथ में सुधार कर रही है और उसके दोनों पथों की रैंक लगभग समान है। मिलिका ने यह भी साझा किया कि पाथ ऑफ ब्लड अलाइन और पाथ ऑफ मैजिक दोनों में सुधार किया जा रहा है। उसने ये भी सीखा कि मजबूत बनने के लिए एक नया रास्ता खोजते हुए दोनों रास्तों को कैसे जोड़ा जाए। मिलिका ने ज्यादातर निचले क्षेत्र के बारे में बात की, ये समझाते हुए कि वे उच्च क्षेत्र के बारे में केवल तभी जान पाएंगे जब वे इसे तोड़ सकेंगे। उसे यकीन था कि वे ये सब कर सकते हैं, यहाँ तक कि यूलिया भी। मिलिका का मानना था कि वह अपने शिष्यों को उच्च लोक तक पहुंचने में मदद कर सकती है यदि उन्हें लिम्बो छोड़ने का कोई रास्ता मिल जाए। जहां तक निमो की बात है, उसे अपने वंश पर लगे अभिशाप को दूर करने का रास्ता खोजना होगा। जहां तक ईदान और अराबेल का सवाल है, अपनी जागृत वंशावली के कारण उन्होंने पहले ही उच्च लोक का मार्ग खोज लिया है। उन्हें बस शांत साधना के लिए समय चाहिए। अपनी दुनिया में ताकत और खेती की बुनियादी बातों के बारे में बात खत्म करने के बाद मिलिका आसानी से दुनिया के बारे में जानकारी की ओर बढ़ गई। जूनोनिया की दुनिया में 5 महाद्वीप शामिल हैं। तारानकन लुडेलिया एक मानव महाद्वीप है जहां मनुष्यों द्वारा शासित सभी देश, राज्य और साम्राज्य स्थित हैं। मेगेलिया एक महाद्वीप है जिसे जूनोनिया में जादू का केंद्र कहा जा सकता है। यहाँ जादू और मन से जुड़े कई जीव हैं। इस महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली शासक जाति अल्फाज थी, लेकिन वर्तमान में किसी ने भी इस जाति के एक भी सदस्य को नहीं देखा था। तारानकन लेबिरिंथ महाद्वीप, जिसे पहले लेबिरेलिया के नाम से जाना जाता था, वह स्थान है जहां सभी प्रसिद्ध अपराजित कालकोठरियां स्थित हैं। इसे अक्सर कालकोठरी महाद्वीप भी कहा जाता है। तारानकन उत्तरी महाद्वीप सुदूर उत्तर में स्थित भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है, जहां बर्फ का शाश्वत साम्राज्य राज करता है। तारानकन आकाशीय महाद्वीप जूनोनिया के अधिकांश निवासियों के लिए सबसे रहस्यमय और अज्ञात है। यह महाद्वीप हवा में तैरता है। भेष बदलने के जादू और उड़ने की क्षमता के कारण इस अद्भुत जगह का सटीक स्थान इसके निवासियों के अलावा कोई नहीं जानता। आकाशीय महाद्वीप पर शासक जाति वाल्किरीज है। 5 मुख्य महाद्वीपों के अलावा जूनोनिया में विशाल जल क्षेत्र हैं जहां विभिन्न प्रकार के जल संबंधी जीव रहते हैं। उनमें उच्च लोक से उच्च जातियों के कई प्रतिनिधि हैं। वे जल क्षेत्रों को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं और समझौते द्वारा परिभाषित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जातियों को अपने क्षेत्र पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं देते हैं। बैठक के अंत में मिलिका ने लिम्बो के बारे में जानकारी साझा की। वह हिस्सा वह लिम्बो द्वारा भस्म किए जाने के डर के बिना प्रकट कर सकती थी। लिम्बो का क्षेत्रफल एवं आकार स्वयं एक वृत्त है। इसकी सीमाओं के भीतर 3 शहर एक दूसरे से और लिम्बो की सीमाओं से समान दूरी पर स्थित हैं, जो एक पूर्ण त्रिभुज बनाते हैं। प्रत्येक शहर के पीछे स्थानीय आबादी का नेता और बाहरी लोगों का नेता खड़ा होता है, जिसकी ताकत मिलिशिया की ताकत के बराबर होती है। वे सभी उसकी तरह उच्च क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जो लिम्बो के अधिग्रहण का विरोध करने में सक्षम है। कई बाहरी लोग उनके बैनर तले एकजुट हुए, जिन्होंने उनके उद्धार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके प्रति निष्ठा की शपथ ली। अपने सहकर्मियों के विपरीत, मिलिका ने हमेशा अपने सिद्धांतों और लिम्बो के कार्यों का विरोध करने की इच्छा से निर्देशित होकर अन्य बाहरी लोगों की मदद की है, जबकि दोनों शहरों के अन्य नेताओं ने केवल उन लोगों को समर्थन प्रदान किया जो उनके प्रति निष्ठा की शपथ लेने और उनके अधीनस्थ बनने के इच्छुक थे। इन तीनों के अलावा उच्च लोगों के अन्य प्रतिनिधि भी हैं जो सत्ता की तलाश नहीं करते हैं और इस मंडल के अन्य प्रतिनिधियों के साथ संघर्ष के डर के बिना पूरी तरह से अपने हित में कार्य करते हैं। लिम्बो के सबसे बड़े और पहले शहर एस्टाकस के बाहरी लोगों का नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो मानवता के नायकों में से एक है। उसके पास 7 पवित्र हथियारों में से एक था और वह अपने कौशल और इस शक्तिशाली हथियार के कारण उच्च क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम था। नायक ईदान और अरेबेल उत्सुक थे। उनकी दुनिया में कई हिट कहानियों और फैंटेसी कार्यों में नायकों को पवित्र हथियार या कुछ इसी तरह का प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है।
क्या सचमुच इस दुनिया में ऐसे अद्भुत पात्र हैं? हाँ, नायक वे हैं जिन्हें 7 पवित्र हथियारों से पहचाना गया है। पवित्र तलवार, पवित्र धनुष, पवित्र भाला, पवित्र दस्ताने, पवित्र छड़ी, पवित्र ढाल और पवित्र जुड़वां खंजर। मिलिका ने सभी 7 पवित्र हथियारों को सूचीबद्ध किया। ईदान और अरेबेल ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। जो उन्होंने अभी अभी सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये पता चला कि ये जीव वास्तव में मौजूद है। और इनमें से कौन सा नायक लिम्बो में घुस गया? अरेबेल ने अपनी आवाज में थोड़ा व्यंग्य के साथ पूछा। मिलिका के बजाय यूलिया ने उत्तर दिया, छड़ी का हीरो। उसने चेहरे पर घृणा लाते हुए कहा। जोड़े को तुरंत एहसास हुआ कि इस नायक की शायद सबसे अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। हाँ, स्टिक का हीरो पहले शहर के बाहरी लोगों का नेता है। उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है, मुख्य रूप से उसकी, मान लीजिए, कामुक प्रकृति के कारण। वह एक बार इस शहर में भी आया था, मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मैंने उसकी गरिमा लगभग छीन ली तो वह जल्दी से भाग गया और तब से उसने इस जगह पर आने की हिम्मत नहीं की। मिलिका ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा। उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि वह उस दिन उसे सबक नहीं सिखा पाए। यदि नायक का अनुसरण करने वाले अधीनस्थ न होते तो वह उसे ठीक करने में सक्षम होती और उसे उसके दुखी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज से वंचित कर देती। संपर्क C54 बैठक का अंत और आश्चर्य। जितना अधिक ईदान और अरेबेल ने लिम्बो और इस नई दुनिया के बारे में सीखा, उतना ही उन्हें ये लगने लगा कि उनके आसपास की हर चीज अधिक आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय होती जा रही है। उनकी पिछली दुनिया वास्तव में लिम्बो की तुलना में भी बहुत सरल थी। खुद जुनोनिया की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन उन्हें ये मुश्किल लगता था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अस्ताकस के पहले शहर का बाहरी नेता स्टाफ का हीरो है। लेकिन 21 के दूसरे शहर के बाहरी लोगों का नेता फायर ड्रैगन है। उसके शासन के कारण दूसरे शहर में ज्यादातर बुद्धिमान जानवर रहते हैं। मिलिका ने आगे कहा। 1 मिनट रुकें, 1 मिनट रुकें। एक ड्रैगन, एक असली ड्रैगन, यहाँ लिम्बो में। ईदान और अरेबेल ने अविश्वास से कहा। उन्होंने पहले मिलिका से सुना था कि उनकी दुनिया में ड्रैगन है। उदाहरण के लिए, निम्मो किसी तरह विवाह चिन्ह द्वारा ड्रैगन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये पता लगाना कि लिम्बो में एक असली अजगर है, और यहाँ तक कि एक उच्च क्षेत्र से भी, जोड़े के लिए एक वास्तविक झटका था। हाँ, एक असली अजगर, मिलिका ने पुष्टि की। दंपति एक वास्तविक जीवित अजगर को देखकर रोमांचित थे, लेकिन साथ ही वे ये जानकर भयभीत हो गए कि यह अजगर एक उच्च क्षेत्र से था। वैसे आपने बताया कि दूसरा शहर बुद्धिमान जानवरों का शहर है। मैं उत्सुक हूं कि क्या जानवर इंसानों में बदल सकते हैं। मेरा मतलब है, इंसान का रूप ले सकते हैं। न केवल ईदान बल्कि अरेबेल को भी इसके बारे में जानने में दिलचस्पी थी। हालांकि वह एक सख्त परिवार में पली बढ़ी थी, फिर भी वह फिल्में देखने और कुछ उपन्यास पढ़ने में कामयाब रही जिसमें बुद्धिमान काल्पनिक जीव मानव रूप ले सकते थे। बेशक वे कर सकते हैं। जिस तरह से जानवर बदलते हैं, आप उनकी अनुमानित ताकत निर्धारित कर सकते हैं। जानवर जितना मजबूत होगा, उसके मानव रूप को उसके मानव रूप से अलग करना उतना ही मुश्किल होगा। और जानवर जितना कमजोर होगा, उसके पास उतने ही अधिक स्पष्ट जानवर के लक्षण होंगे, जैसे कि पूंछ, कान, सींग और इसी तरह, मिलिका ने समझाया। लेकिन मैं आपको तुरंत चेतावनी देना चाहता हूं, आप जो देखते हैं उस पर हमेशा विश्वास न करें। कमजोर जानवर परिवर्तन के दौरान अपने रूप को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन मजबूत जानवर, विशेष रूप से उच्च लुकों से, जानबूझकर अपनी वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए पार्श्विक विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। मिलिका ने तुरंत जोड़े को चेतावनी दी, ये जानते हुए कि वे दूसरी दुनिया से आए हैं। दंपति ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया। हर शहर में बाहरी नेताओं के अलावा स्थानीय नेता भी होते हैं। तीसरे शहर में, नेता हेक्टर नाम का एक उच्च बौना है। लिम्बो के दमन के कारण उसकी ताकत मिलिका की तुलना में है, और यद्यपि उन दोनों में एक दूसरे के प्रति कुछ नापसंदगी है, वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद को बाढ़ के विपरीत दिशा में पाया। इसके अलावा, लिम्बो के बारे में अपनी कहानी में, मिलिका ने एडवेंचरर्स गिल्ड पर थोड़ा ध्यान दिया। उनके अनुसार, एडवेंचरर गिल्ड तटस्थ रहता है और स्थानीय आबादी और बाहरी लोगों के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करता है, हालांकि दोनों पक्षों के सदस्य गिल्ड के सदस्य हैं। एडवेंचरर्स गिल्ड असाइनमेंट जारी नहीं करता है या अपने सदस्यों को संघर्षों में पक्ष लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। हालांकि वे विभिन्न मामलों में साहसी लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी से आंखें मूंद लेते हैं। फिर भी वे उकसावे की किसी भी कोशिश को तुरंत रोक देते हैं और साहसी लोगों को किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाते हैं।
यूलिया बातचीत में शामिल हुई और उन्होंने मिलिका की ओर से एडवेंचरर गिल्ड से हाल ही में प्राप्त जानकारी साझा की। गिल्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने में शहर में लगभग 50 नए बाहरी लोग आए हैं। उनमें से अधिकांश के पास गोल्ड रैंक है, लेकिन कुछ प्लेटिनम और यहां तक कि कुछ डायमंड भी हैं। ये केवल वे हैं जिनके बारे में गिल्ड को पता है। हमें उन लोगों पर भी विचार करना चाहिए जिन्होंने गुप्त रूप से शहर में प्रवेश किया था। मेरा विश्वास करें, गिल्ड की निगरानी से बचने के कई तरीके हैं, और जो लोग ऐसा करने में सक्षम हैं उनमें से अधिकांश कम से कम प्लेटिनम रैंक के होंगे। यूलिया द्वारा अपनी खोजों को साझा करने के बाद मिलिका ने कहा, ईदान और अरेबेल को पता था कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर है। उन्हें न केवल लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत थी, बल्कि यह समझने की भी जरूरत थी कि इस जगह की अपनी चेतना है। ये चेतना किसी तरह उनमें रुचि रखती थी और उन पर कब्जा करने की कोशिश करती थी। हालांकि लिम्बो के नियमों के अनुसार ये चेतना खुले तौर पर कार्य नहीं कर सकती थी। स्थानीय आबादी के पास भी उन्हीं प्रतिबंधों के कारण जुड़े का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए इसने इन सभी बाहरी लोगों को इस जगह की ओर आकर्षित किया। ईदान और अरेबेल को आश्चर्य हुआ कि लिम्बो और स्थानीय लोगों ने इतने सारे लोगों को क्यों आकर्षित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिम्बो उन्हें पाने के लिए इतना दृढ़ क्यों है। आखिरी रीसेट 2 दिन पहले हुआ था और अगला रीसेट 5 दिन दूर है। मैं समझता हूं कि आपको होश में आने और आपको जो नई शक्ति प्राप्त हुई है उसके बारे में जानने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि तैयारी करने और आखिरकार खोज शुरू करने के लिए 5 दिन पर्याप्त होंगे। निमो, यूलिया और मिलिका तीनों ने ईदान और अरेबेल की ओर रुख किया। ईदान और अरेबेल को अपनी नई शक्ति के अभ्यस्त होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि वे पहले ही तैयारी में काफी आगे बढ़ चुके हैं और अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। सिस्टम द्वारा आवंटित शेष समय में से उनके पास सिर्फ 1 महीने से अधिक का समय था और उनके आगे निश्चित क्षेत्रों की खतरनाक यात्राएं थीं। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा आराम करें। कल वापस आएं, मैं आपकी ताकत का परीक्षण करूंगा और आपको थोड़े समय में इसे थोड़ा सुधारने के बारे में कुछ सुझाव दूंगा, मिलिका ने कहा। दरअसल वह अभी से ही उनका परीक्षण करना और उन्हें पढ़ाना शुरू करना चाहती थी। लेकिन उन्होंने कुछ संकेत देखे कि ईदान और अरेबेल अच्छी स्थिति में नहीं थे और कुछ उन्हें परेशान कर रहा था। मिलिका भी उनके साथ निश्चित क्षेत्रों के बारे में जानकारी साझा करना चाहती थी, लेकिन उसने इसके खिलाफ फैसला किया। उसने पहले ही उन्हें बहुत सारी जानकारी प्रदान कर दी है, और यह बेहतर है कि वे पहले इसे समझ लें, और फिर वह अपनी खोज शुरू करने से पहले इसे साझा करेगी। वह मिलिका का निर्णय था। सभी ने मिलिका के सुझाव का समर्थन किया और तितर बितर हो गए। ईदान और अराबेल दूसरी मंजिल पर गए और ईदान के कमरे में दाखिल हुए। वे पूरे समय चुप रहे। बैठक के अंत में जोड़े को आश्चर्य हुआ जब सिस्टम ने उन्हें एक अजीब कार्य दिया। पहले तो वे असमंजस में थे, लेकिन फिर जब आखिरकार उन्हें इसका एहसास हुआ, तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मेजबान, इस लिम्बो दुनिया की चेतना में घुसपैठ के कारण सिस्टम को निश्चित क्षेत्रों के बारे में कुछ संचार और जानकारी प्राप्त हुई। सिस्टम को जानकारी मिली है कि डोपेलगैंगर्स जंगल के मध्य भाग में जल्द ही एक अनोखा प्राणी पैदा होगा। सिस्टम एक कार्य प्रदान करता है। मेजबानों को डोपेलगैंगर्स जंगल के केंद्रीय क्षेत्र में घुसपैठ करने और रेन कबीले के एक वंशज को इस जीव को वश में करने में मदद करने की जरूरत है। इनाम सिस्टम की एक नई सुविधा की खोज है, बीस्ट टैमिंग। C55 कारण अभी हाल ही में वे लिम्बो शहर में बुद्धिमान जानवरों और ड्रैगन पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक सिस्टम ने उन्हें एक कार्य की पेशकश की, जिसका इनाम एक नई सुविधा है, बीस्ट टैमिंग। क्या यह महज एक संयोग था, या सिस्टम अपने वर्तमान शोध के आधार पर चुनिंदा कार्य सौंप रहा है? यह विशेष रूप से अजीब है कि उन्हें निमो को अपने साथ ले जाने के बजाय इस अनोखे प्राणी को वश में करने में उसकी मदद करनी पड़ी। वर्तमान में मेजबानों के पास जानवर को वश में करने की क्षमता नहीं है। नई सुविधा खुलने के बाद ही मेजबानों को जानवरों को वश में करने का अवसर मिलेगा। और इस फंक्शन को खोलने के लिए एक नए फंक्शन को अनलॉक करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। एक बार फिर सिस्टम अपने मेजबानों के विचारों को पढ़कर बचाव में आया। अब उनके पास चौथा सक्रिय कार्य है और उनमें से लगभग सभी निमो से संबंधित हैं। क्या निमो सचमुच इतना महत्वपूर्ण है? ईदान बुदबुदाया। अरेबेल ने उसे स्पष्ट रूप से सुना और इस बारे में सोचा भी। सभी सक्रिय कार्यों में से सबसे पहला और आखिरी, जिसकी समय सीमा लगभग समाप्त हो रही थी, लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था।
उन्हें एक ही समय में दूसरा और तीसरा कार्य प्राप्त हुआ और दोनों विश्व क्वेस्ट की श्रृंखला का हिस्सा थे, जो निमो से संबंधित था। इस खोज के पहले कार्य के लिए किसी तरह निमो को अपना चैंपियन बनाना आवश्यक था। दूसरा कार्य निमो, उसके चैंपियन, को 5 विश्व राजाओं के सिंहासन में से एक तक पहुंचने वाली कुंजी और सुराग प्राप्त करने में मदद करना था। विश्व राजाओं के ये सिंहासन क्या है? ईदान और अरेबेल अभी भी अंधेरे में थे। वे मिलिका से पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ निर्णय लिया। अब चूंकि वे अकेले थे, उनके पास एक दूसरे से इस पर चर्चा करने का समय था। क्या आपको लगता है कि विश्व राजा का ये सिंहासन किसी तरह निमो को सिस्टम की नजर में इतना महत्वपूर्ण बनाता है? अरेबेल ने कुछ सोचने के बाद पूछा। सबसे अधिक संभावना है, ईदान सहमत हुए। उसे इस बारे में कुछ संदेह भी थे। ईदान ने सुझाव दिया, मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी कालकोठरियों और लिम्बो का विश्व राजा के सिंहासन से कुछ लेना देना है। अराबेल ने अपने विचारों से ऊपर उठकर ईदान की ओर देखा और उसके अपने विचार स्पष्ट करने की प्रतीक्षा करने लगी। इसके बारे में सोचें। हमने जो कुछ भी सुना है, उससे हम एक निश्चित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लिम्बो बाहरी दुनिया के कालकोठरियों से जुड़ा है, जो लेबिरिंथ महाद्वीप पर स्थित है। और इन कालकोठरियों में लिम्बो के समान ही नियम लागू होते हैं। जो लोग रीसेट से पहले कालकोठरियों को छोड़ने का प्रबंधन नहीं कर पाए, वे यही लिम्बो में समाप्त हो गए। ईदान अराबेल ने समझाना शुरू किया। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे एक साथ जोड़ने की कोशिश की। अरेबेल इन निष्कर्षों से सहमत थी, क्योंकि उसके पास उनका खंडन करने या पूरक करने का कोई तरीका नहीं था। इससे सवाल उठता है, मिलिका जैसी मजबूत शख्सियत का अंत लिम्बो में कैसे हुआ? जब आपने उसकी कहानी सुनी तो क्या आपके मन में भी ऐसे विचार आए? ईदान ने पूछा, और अरेबेल की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह सही था, उसके भी ऐसे ही सवाल थे, लेकिन उसने इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। बिना किसी संदेह के, जब कालकोठरी ने उसे निगल लिया तो वह कालकोठरी में पहुंच गई। सवाल उठता है, उच्च क्षेत्र का इतना मजबूत व्यक्तित्व उस स्थान पर क्या कर रहा था जहां शक्तियां निचले क्षेत्र तक ही सीमित है? यह सवाल अभी भी ईदान को चिंतित करता है। न केवल मिलिका, बल्कि उच्च क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधि भी हैं जो लिम्बो में हैं। ऐसे मजबूत लोगों को कालकोठरी की ओर क्या आकर्षित करता है? ये सिर्फ एक अज्ञात कालकोठरी को जीतने की इच्छा नहीं है ना? विश्व राजा का सिंहासन। ईदान के सभी विचारों को मिलाकर और यह महसूस करते हुए कि वह क्या कर रहा था, अरबेल ने पूछा। ईदान ने पूरी गंभीरता से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यही कारण है कि ये सभी लोग बड़ी संख्या में कालकोठरी में उतरकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और ऐसे मजबूत व्यक्तित्व भी लिम्बो में समाप्त हो जाते हैं। आप गंभीर प्रतिस्पर्धा का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि मिलिका जैसे शक्तिशाली प्राणी स्वेच्छा से कालकोठरी में जाकर खाए जा सकते हैं। मिलिका और यूलिया के अनुसार, हम जानते हैं कि जिन लोगों को कालकोठरी ने निगल लिया था उनमें से कोई भी वापस नहीं आया है। आपको क्या लगता है कि ये लोग समय पर इससे बाहर नहीं निकल सके? ईदान ने पूछा। संभवतः उन्हें ऐसे खतरों का सामना करना पड़ा जिन्हें वे संभाल नहीं सकते थे। लेकिन इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि ये लोग उच्च क्षेत्र से संबंधित हैं, हालांकि उनकी शक्ति निचले क्षेत्र तक ही सीमित है। उनकी शक्ति कालकोठरी में सबसे शक्तिशाली होनी चाहिए, जब तक कि वहां उच्च क्षेत्र के अन्य प्राणी न हो। अरबेल ने ईदान के सवाल के जवाब में सुझाव दिया। तुम्हारे द्वारा इसके अलावा और क्या कहा जा सकेगा? ईदान ने पूछा। अगर हम मान लें कि कालकोठरी में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई प्राणी नहीं है, तो केवल वे ही बचे हैं जो ताकत में समान है। प्रतिस्पर्धा, दुश्मन और अन्य व्यक्ति जो जानबूझकर हमला करते हैं और उन्हें अगले रीसेट तक कालकोठरी छोड़ने से रोकते हैं। आप इसमें जाल, अपने साथ विश्वासघात और इसी तरह की अन्य चीजें जोड़ सकते हैं। अरेबेल बस इतना ही सोच सकता है। हाँ, मुझे कोई अन्य विकल्प भी नहीं दिख रहा है, सिवाय उन लोगों के जो पागलों की तरह स्वेच्छा से खुद को कालकोठरी में भस्म होने देते हैं। ईदान अराबेल के निष्कर्षों से सहमत था, इससे स्पष्ट रूप से प्रसन्न था। अरेबेल ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह ये देखने के लिए उसकी मानसिक क्षमताओं का परीक्षण कर रहा था कि क्या वह वास्तव में स्मार्ट थी। जब उसने उसका प्रसन्न और गौरवान्वित चेहरा देखा तो पहले तो उसे संतुष्टि महसूस हुई, लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद उसका मूड खराब हो गया। ठीक है, शांत हो जाओ, ईदान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखते हुए कि अरेबेल का मूड कैसे बिगड़ने लगा था। इस सब से यह पता चलता है कि सिस्टम के कार्यों में हम और निमो उन घटनाओं में शामिल हैं जिनमें मास्टर सहित उच्च लोकों के शक्तिशाली प्राणी शामिल हैं। आपके कहने का मतलब यह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अराबेल के पास अपना वाक्य पूरा करने का समय नहीं था, क्योंकि ईदान ने उसे बीच में ही रोक दिया।
हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी दुनिया के तथाकथित उद्धार का इस विश्व राजा के सिंहासन से कुछ लेना देना है। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम सामान्य कार्यों के विपरीत इसे विश्व खोज कहता है। क्या ये सही नहीं है? सिस्टम ईदान को सिस्टम से उत्तर मिलने की उम्मीद नहीं थी, उसने सिर्फ जिज्ञासावश पूछा था। जैसा कि अपेक्षित था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब जोड़े का सारा ध्यान सिस्टम पर केंद्रित था, तो अरेबेल को एक सवाल याद आया जो वह लंबे समय से पूछना चाहती थी, लेकिन अभी भी सही समय नहीं मिल सका। उसे यकीन था कि ईदान भी जानना चाहता था। सिस्टम, हमें बताओ, दूसरी मुहर को हटाना इस तथ्य से कैसे संबंधित है कि हमारी दुनिया ने दूसरी आपदा पर काबू पा लिया है? संपर्क C56 सिस्टम टिप्स। सिस्टम, हमें समझाएं कि दूसरी मुहर को हटाना इस तथ्य से कैसे संबंधित है कि हमारी दुनिया ने दूसरी आपदा पर काबू पा लिया है। ईदान, जो उत्सुक भी था, को याद आया कि वह सिस्टम से इस बारे में पूछना चाहता था। मेजबान, आपको ये तब पता चलेगा जब आप लिम्बो से बाहर निकलने और अपनी दुनिया में लौटने का रास्ता खोज लेंगे, सिस्टम ने संक्षेप में उत्तर दिया। ईदान और अरेबेल को तुरंत एहसास हुआ कि सिस्टम न केवल इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता था, बल्कि अगर वे लगातार पूछते रहे तो भी वह ऐसा नहीं करेगा। मेजबान, सिस्टम अनुशंसा करता है कि जब तक आप अपनी नई वंशावली पर नियंत्रण नहीं कर लेते, तब तक आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। आपके रक्तवंश की विशिष्टताओं के कारण वे परस्पर क्रिया करते हैं, उनमें से प्रत्येक के नुकसान की भरपाई करते हैं। अल्पावधि में तो यह उपयोगी हो सकता है, परंतु दीर्घावधि में यह जहर के समान है। आप इस आशय के अभ्यस्त हो सकते हैं और भविष्य में आप एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह पाएंगे। ईदान और अरेबेल मूर्ख नहीं थे और तुरंत समझ गए कि सिस्टम का क्या मतलब है। उन्होंने इसे लंबे समय से महसूस किया था, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ईदान को अरबेल के आसपास बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसकी भावनाएं शांत थी और अराजकता में नहीं थी, जैसी कि कोकून से बाहर आने के बाद थी। दूसरी ओर, ईदान से मिलने से पहले अराबेल को अकेलापन और ठंड महसूस होती थी। उसकी भावनाएं सुस्त हो गई थी, और जब तक उन्होंने एक साथ चलना शुरू नहीं किया तब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि ईदान की उपस्थिति उसे प्रभावित कर रही है। वह उसके बगल में इतना गर्म और आरामदायक महसूस करती थी कि वह छोड़ना नहीं चाहती थी। मेजबान, सिस्टम के लिए आपको हर समय एक दूसरे से दूर रहने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल आपका भला चाहती है, और आपके वंश को नियंत्रित करने से आप पर मौजूदा आधे उपायों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ेगा। नए बदलावों से बचने की कोशिश किए बिना उनकी आदत डालने की कोशिश करें। यदि यह आपके लिए कठिन है, तो यदि आवश्यक हो तो नुकसान की भरपाई के लिए एक दूसरे से मदद मांगे। सिस्टम पहले शांत था, लेकिन इस बार जब उसने उनके सवाल को टाल दिया, तो उसने सक्रिय रूप से सलाह देना शुरू कर दिया। सिस्टम दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि मेजबान रक्तरेखा के एकीकरण और जादू के पथ और तलवार के पथ के समायोजन के परिणामस्वरूप अपने नए कौशल पर ध्यान दें। दूसरी मुहर को हटाने के साथ इन कौशलों का स्तर काफी बढ़ गया है, और सिस्टम दृढ़ता से उनके विकास को बढ़ाने की सलाह देता है। ये याद करते हुए कि सिस्टम ने पहले ही इसका उल्लेख किया था, उनकी रिहाई के बाद जोड़े ने अपनी स्थिति विंडो पर गौर करने का फैसला किया। उन्होंने उन कौशलों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे जो उन्होंने मूल रूप से जादू के पथ और तलवार के पथ में सीखे थे। अब शेष सभी कौशल, साथ ही पुराने कौशल की जगह लेने वाले नए कौशल, ज्यादातर उनकी वंशावली के अनुकूल थे। ईदान की ओर से आग के तत्व से संबंधित सभी जादू मंत्र गायब हो गए, और प्रकाश के तत्व से संबंधित नए मंत्र दिखाई दिए। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ईदान ने इस तत्व से संबंधित किसी भी मंत्र का अध्ययन नहीं किया था। ईदान की तलवार की राह की खिड़की में सभी तलवार कौशल जो पहले समाप्त हो गए थे, इसके बजाय पूरी तरह से नई तकनीकें सामने आईं, जिन्हें तथाकथित सन स्वॉर्ड स्टाइल में जोड़ा गया। सभी कौशलों का स्तर पहले स्तर तक गिर गया और लगभग आधी तकनीकें अवरुद्ध हो गईं। अरेबेल की पाथ ऑफ मैजिक विंडो में पानी और बर्फ के तत्वों से संबंधित सभी मंत्र भी गायब हो गए हैं। इसके बजाय अंधकार का तत्व प्रकट हुआ, जो प्रकाश के तत्व के विपरीत था। इस खोज ने न केवल अरेबेल को, बल्कि खुद ईदान को भी आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लगता है कि सिस्टम ने जानबूझकर उनके सभी मंत्रों को एक दूसरे के विपरीत बना दिया है। अरबेल के पाथ ऑफ द स्वॉर्ड अनुभाग में ईदान की तरह सभी तलवार कौशल गायब हो गए, और उनके स्थान पर पूरी तरह से नई तकनीकें दिखाई दी, जो मून स्वॉर्ड स्टाइल में संयुक्त थी। ईदान ने कहा, सूर्य और चंद्रमा ठीक है। सूर्य अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, और चंद्रमा इसका विपरीत है। सब कुछ कितना सामान्य है, लेकिन साथ ही ये दिलचस्प भी है।
अरेबेल उनसे पूरी तरह सहमत थे। उसे अपनी दुनिया के परिचित विपरीत प्रकाश और अंधकार, यिन और यांग याद आ गए। यिन स्त्रीत्व, निष्क्रिय, अंधेरे सिद्धांत का प्रतीक है, और यांग मर्दाना, सक्रिय और उज्ज्वल। यिन और यांग न केवल एक दूसरे से भिन्न हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर हैं, और एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। ये संतुलन और अंतःक्रिया दुनिया में सद्भाव और संतुलन पैदा करती है। यह आश्चर्यजनक रूप से जोड़ी प्रणाली की विशिष्टता से मेल खाता है, जहां प्रत्येक पक्ष दूसरे का पूरक है। पति और पत्नी, यिन और यांग, इसमें कुछ गहरा सामंजस्यपूर्ण है। इन दो रास्तों पर चर्चा करने के बाद दोनों ने रक्तरेखा के पथ विंडो की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनकी रक्तरेखा से संबंधित अधिकांश क्षमताएं भूरे रंग की थी, जिसका अर्थ था कि वे अनुपलब्ध थी। केवल कुछ ही कौशल उपलब्ध थे, और दंपति उनमें से काफी कुछ सीखने में सक्षम थे। ये वही क्षमताएं थी जो परीक्षण के दौरान उनके पास उपलब्ध थी, जो जागृति के बाद उनका सिस्टम बन गई। मेजबानों को उनमें से अधिकांश को अनलॉक करने के लिए अपनी रक्तरेखा को नियंत्रित करने और इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ फंक्शन ब्लडलाइन रैंक अपग्रेड होने के बाद ही उपलब्ध होंगे। वे सिस्टम से जो प्रश्न पूछना चाहते थे उनमें से एक का उत्तर दे दिया गया। रक्त स्तर को बढ़ाने के लिए मेजबानों के पास कई विकल्प हैं। पहला है ट्रेड फंक्शन का उपयोग करना और सिस्टम बिंदुओं के लिए सुप्रीम ब्लडलाइन सिस्टम से रक्तरेखा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष औषधि खरीदना। दूसरा विकल्प यह है कि आप उस रक्तरेखा को चुरा लें और उसे अपने में समाहित कर लें जो आपके अनुकूल है। कोई भी अल्फा या वाल्किरी ब्लडलाइन करेगा। पहली विधि सरल लगती है, क्योंकि इसे लागू करने के लिए आपको केवल सिस्टम पॉइंट की आवश्यकता होती है। हालांकि व्यापार समारोह को देखे बिना भी जोड़े को एहसास हुआ कि इस तरह की औषधि की लागत अविश्वसनीय रूप से अधिक होगी। हालांकि दूसरा विकल्प उन्हें काफी डरावना लग रहा था, खासकर उस जोड़े के लिए जिनके पास अभी तक दूसरी दुनिया की नई वास्तविकताओं के अनुकूल होने का समय नहीं था। सिस्टम ने उन्हें अल्फाज और वाल्किरीज का शिकार करने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे अपने वंश को अवशोषित कर सकें और अपनी रैंक बढ़ा सकें। ईदान और अरेबेल इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं कर सके। इसके अलावा सिस्टम दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि मेजबान कौशल और तकनीकों को सीखना शुरू करें, साथ ही सिस्टम की सहायता के बिना उनका उपयोग करने का एक तरीका खोजें। इस अप्रत्याशित सिफारिश ने उन्हें थोड़ा हैरान कर दिया। क्या सिस्टम सुझाव देता है कि हमें उसकी मदद के बिना कौशल और तकनीकों की इस पूरी सूची का उपयोग करने का कोई तरीका मिल जाए? ईदान ने अरेबेल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह सिस्टम को सही ढंग से समझता है। अरेबेल भी हैरान था, लेकिन उसने सिर हिलाकर पुष्टि की कि ईदान ने सब कुछ सही ढंग से सुना था। सिस्टम, इसका क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि हम आपकी मदद के बिना ये सब उपयोग कर सकते हैं? ईदान ने पूछा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेजबान। पिछली बार सिस्टम के विफल होने के बाद उसने अपना सबक सीख लिया है। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आपको चेतावनी नहीं दी कि दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें कई प्राणी और ताकतें हैं जो सिस्टम के प्रभाव और शक्ति को दबा सकती हैं। जब सिस्टम अनुपलब्ध हो जाएगा तो मेजबानों को भविष्य में एक से अधिक बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मामलों को रोकने के लिए, जब वे इसकी दुर्गमता के कारण लगभग मर जाते थे, सिस्टम उन सभी कौशलों और क्षमताओं में महारत हासिल करने की सिफारिश करता है जो वह खुद की परवाह किए बिना प्रदान करता है। हालांकि सिस्टम के शब्द चौंकाने वाले थे, लेकिन अगर कोई उस दृष्टिकोण से स्थिति को देखता है तो वे समझ में आते हैं। उन्हें वह क्षण अच्छी तरह से याद है जब वे अपने हमशक्ल से मिलने पर सिस्टम की मदद का उपयोग नहीं कर सके थे। यदि ऐसा दोबारा होता है और वे सिस्टम से संपर्क खो देते हैं, तो वे खुद को फिर से उसी स्थिति में पाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सिस्टम न केवल एक समाधान प्रदान करता है, बल्कि जोड़े को यह भी स्पष्ट करता है कि वे सभी आवश्यक कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं और सिस्टम उपलब्ध न होने पर भी उनका उपयोग कर सकते हैं। ये सब कुछ बदल देता है। इसे महसूस करते हुए जोड़े ने फैसला किया कि वे सिस्टम की मदद के बिना अपनी जरूरत की हर चीज सीखने के तरीकों की तलाश करेंगे और अपने वंशावली पर नियंत्रण रखने का भी प्रयास करेंगे। C57 जल्दबाजी का नतीजा। एक दूसरे और सिस्टम से बात करने के बाद जोड़े ने सिस्टम की सलाह का पालन करने और अपने वंश पर नियंत्रण रखने का फैसला किया। हालांकि जैसा कि बाद में पता चला, यह उतना आसान नहीं था जितनी उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने उस दिन का शेष समय एक दूसरे से अलग बिताया। पहले तो उन्हें खुद में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य और परिचित लग रहा था। हालांकि शाम होते होते उनके रक्त वंश की अपूर्णता के पहले लक्षण दिखाई देने लगे और इसका उन पर असर पड़ने लगा। ईदान को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है।
उसे पसीना आ रहा था और उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। उसके लिए एक जगह टिके रहना मुश्किल हो गया। पहले तो ये सहनीय था, लेकिन समय के साथ स्थिति बिगड़ती गई। इस वजह से उन्हें नींद भी नहीं आती थी। उसने पूरी रात अपने पैरों पर खड़े होकर शांत होने की कोशिश में बिताई। समय समय पर वह किसी तरह अपने शरीर की मांगों को पूरा करने के लिए व्यायाम करते थे। बदले में अरेबेल ने पूरी तरह से अलग भावनाएं महसूस की। उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई और उसे लगा कि उसका शरीर ठंडा होने लगा है। उसकी चाल सुस्त हो गई और उसके विचार धीमे हो गए। गर्म रहने के लिए वह शांत नहीं बैठी और व्यायाम करने लगी। अपने शरीर को जमने न देने की कोशिश करने लगी। इन कार्रवाइयों से थोड़ी देर के लिए मदद मिली, लेकिन रात जितनी लंबी होती गई, लक्षण उतने ही गंभीर होते गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका खून उसके शरीर पर इस तरह प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है। उसे याद नहीं आ रहा था कि परीक्षण के दौरान उसकी चेतना इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। सुबह तक दोनों अपनी सीमा पर थे। सिस्टम के शब्दों को याद करते हुए वे अंत तक रुके रहे, एक दूसरे से संवाद करने की कोशिश भी नहीं की। वे दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने बातचीत शुरू की तो वे विरोध नहीं कर पाएंगे और अपनी पीड़ा कम करने के लिए तुरंत एक दूसरे के पास पहुंचेंगे। वे केवल इस एहसास से प्रेरित थे कि अपनी रक्त शक्ति के बिना वे सिस्टम के कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। आखिरकार ये रक्तवंश की शक्ति ही थी जिसने परिवर्तन के बाद उनकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। वे केवल आंकड़ों को स्थानांतरित करने की क्षमता पर भरोसा नहीं कर सकते थे जब उनमें से एक ने ताकत हासिल कर ली और दूसरा कमजोर और अधिक असुरक्षित हो गया। सुबह जब यूलिया मिलिका की ओर से उन्हें बुलाने के लिए उनके पास आए तो उसने जो देखा उससे वह भयभीत हो गई। दंपति की हालत सामान्य से बहुत दूर थी। यूलिया ने सबसे पहले ईदान की जांच की। उनका पूरा कमरा सोना जैसा था। अंदर का तापमान इतना अधिक था कि यूलिया मुश्किल से सांस ले पा रही थी। केवल अंडरवियर पहने ईदान जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने तुरंत यूलिया की शक्ल देखी और उस पर ध्यान दिया। उसकी आंखें लाल थीं और मन अशांत था। ईदान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उस वक्त क्या करना चाहता है। वह किसी को मारना चाहता था, किसी को अपनी आग के जादू से जला देना चाहता था, लड़ना चाहता था, इत्यादि। इससे पहले कि वह यूलिया पर झपट पाता, उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से से जल रहे राक्षस को अकेला छोड़ दिया। यूलिया तुरंत अरबेल की तलाश में निकल पड़ा। जब वह अपने कमरे में गई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो उसकी उंगलियों को बर्फीली ठंड महसूस हुई। सामान्य गतिविधियों से कोई मदद नहीं मिली और जब तक उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तब तक दरवाजा खुल नहीं गया। उसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग तस्वीर उभर आई। अरेबेल का पूरा कमरा जम गया था। ईदान के कमरे के विपरीत, जहां यह असहनीय रूप से गर्म था, वहां एक चुभने वाली ठंड थी जिसने यूलिया की त्वचा में रोंगटे खड़े कर दिए। अरेबेल स्वयं कमरे के मध्य में मूर्ति की भांति निश्चल बैठी थी। यूलिया ये निर्धारित नहीं कर सकी कि वह जीवित है या नहीं, क्योंकि उसे सांस लेने का जरा भी संकेत नहीं मिला। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने तुरंत अराबेल के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपने मालिक को खोजने के लिए दौड़ पड़ी। जल्द ही 3 लोग ईदान के कमरे के सामने खड़े थे। यूलिया ने तुरंत मिलिका को ढूंढ लिया और उसे जोड़े की अजीब स्थिति के बारे में बताया। वापस जाते समय उनकी मुलाकात निमो से हुई, जो उनके साथ जुड़ गया। जब मिलिका ने दरवाजा खोला तो यूलिया को गुस्साए ईदान को देखने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय एक खाली कमरे ने उनका स्वागत किया। गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी और अंदर असहनीय गर्मी थी, लेकिन अपराधी अब कमरे में नहीं था। तीनों तुरंत अरबेल के कमरे की जांच करने के लिए दौड़े। जब वे पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा अधखुला देखा, जिसमें से भाप निकल रही थी। उन तीनों के चेहरे पर एक अजीब भाव था और उनमें से प्रत्येक उस समय अपने बारे में सोच रहा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा कमरा भाप से भरा हुआ था। कमरे के बीच में 2 लोग बैठे थे। यूलिया के जाने के तुरंत बाद ईदान इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और तुरंत अराबेल की तलाश में चला गया। यदि आवश्यक हो तो सिस्टम ने उन्हें एक दूसरे से संपर्क करने से मना नहीं किया। ईदान जानता था कि वह इसे अब और नहीं सह सकता। जब ईदान अराबेल के कमरे में पहुंचा तो यूलिया की तरह उसे भी दरवाजा खोलने में कठिनाई हुई। यूलिया के जाने के तुरंत बाद कमरे में बर्फ के नए टुकड़े दिखाई दिए, जिससे वह सील हो गया। एक बार अंदर जाने के बाद ईदान ने दरवाजा बंद करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसकी नजर तुरंत अराबेल पर पड़ी, जो उसकी उपस्थिति से बेखबर एक सुंदर मूर्ति की तरह कमरे के केंद्र में बैठी थी। ईदान आश्चर्यचकित था। परिवर्तन के बिना भी बर्फ तत्व की शक्तिशाली तरंगे उससे निकलती थीं।
उसके लंबे लाल बालों के सिरे थोड़े सफेद हो गए थे, लेकिन वह आम तौर पर अपने मानवीय रूप में थी। वह एक बड़े सफेद दुपट्टे में लिपटी हुई थी जो धीरे धीरे सरसरा रहा था, मानो उसमें अपनी चेतना हो। ईदान के अंदर की किसी चीज ने उसे उसकी ओर आकर्षित किया और उसने इसका विरोध नहीं किया। वह तेजी से उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। कुछ सेकंड बाद अरेबेल, जो अपनी आंखें बंद करके बैठी थी, ने उन्हें थोड़ा खोला और ईदान को देखा। इस समय उसका मन अंधेरे में डूबा हुआ जान पड़ता था। वह स्पष्ट रूप से यह नहीं पहचान सकी कि वास्तव में उसके बगल में कौन बैठा है। उसके विचारों में जो कुछ बचा था वह इस आदमी से निकलने वाली गर्माहट थी। ईदान की तरह उसके अंदर भी कुछ उसकी ओर खींचा गया था। उसने धीरे से उसके शरीर को छुआ और उसी क्षण उसके पूरे शरीर में गर्मी की लहर फैल गई, जिससे अंततः उसकी गंभीर स्थिति में राहत मिली। उसका मन साफ होने लगा और उसने ईदान को पहचान लिया, जो उसके बगल में बैठा था। यह महसूस करते हुए उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि तुरंत उसके पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी ठंडी और खाली घाटी में रोशनी का एकमात्र स्रोत लग रही थी। उसने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, मानो उसका जीवन उसी पर निर्भर हो। उस पल ईदान को कुछ बिल्कुल अलग महसूस हुआ। अरेबेल के शरीर से निकलने वाली ठंडक गर्म रेगिस्तान में पानी के ताजा पे की तरह थी। और जब उसने उसे गले लगाया और अपना शरीर उसके शरीर से दबाया, तो ईदान खुशी से कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह वर्णन नहीं कर सकता कि वह इस समय क्या अनुभव कर रहा है। वह उसकी मुक्ति थी, ठीक वैसे ही जैसे वह उसकी मुक्ति थी। आखिरकार ईदान अपनी उग्र भावनाओं को शांत करने और अपनी आंखें बंद करने में सक्षम हो गया। उसका दिमाग खाली हो गया और वह सो गया। इस समय कोआ की तरह अरेबेल ने अपनी आंखें बंद करके उसे पीछे से गले लगा लिया। गर्मी और सर्दी के टकराव से कमरा भाप से भरने लगा। कमरे का दरवाजा खोलते ही तीनों ने यही तस्वीर देखी। संपर्क अध्याय 58 स्पष्टीकरण। यूलिया के विपरीत मिलिका एक नजर में बता सकती थी कि जोड़े के साथ क्या हुआ था। उसने जोर से आह भरी और अपने छात्रों से उन पर नजर रखने और जब वे होश में आए तो उन्हें बताने को कहा। उसके बाद मिलिका अपने कार्यालय लौट आए। निमो ने जोड़े को दिलचस्पी से देखा और फिर यूलिया को अकेला छोड़कर वह भी चला गया। यह देखकर कि वह अकेली थी, यूलिया ने बस आह भरी और जोड़े के बगल में बैठकर उन्हें देखने का फैसला किया। दोपहर के भोजन के करीब आधे दिन से भी कम समय के बाद जोड़े को होश आया। उनकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं थी जितनी सुबह थी। ईदान ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसने अराबेल को देखा, जो अभी भी उसे कसकर गले लगा रहा था, उसे हिलने नहीं दे रहा था। इस समय तक उनकी हालत में भी सुधार हो चुका था। उसके शरीर का तापमान अब इतना कम नहीं था और उसकी सांस और दिल की धड़कन सामान्य हो गई। वह उससे लिपटकर धीरे धीरे खर्राटे ले रही थी और ईदान हिलने से भी डर रहा था, कहीं वह जाग न जाए। अपना सिर उठाकर उसने यूलिया को देखा, जो पास में आंखें बंद करके बैठी थी। ईदान को तुरंत एहसास हुआ कि वह उनकी तलाश कर रही थी। हालांकि सुबह उसका मन अभी भी उथल पुथल में था, फिर भी उसे याद था कि कैसे यूलिया उससे मिलने आई थी, और उसकी यात्रा के बाद ही वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अरेबेल आने का फैसला किया। ईदान ने अपनी आंखें बंद कर ली और याद करने लगा कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि उन दोनों ने स्थिति की जटिलता को कम करके आंका था। वे बहुत आशावादी थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि यह कितना कठिन हो सकता है। तथ्य यह है कि उन्होंने सोचा था कि उन्होंने पहले ही परीक्षण में इस वंशावली पर महारत हासिल कर ली है और इससे आसानी से निपट सकते हैं। ये सिर्फ एक मजाक साबित हुआ। ईदान ने बाहरी मदद के बिना अरेबेल को अपने आप ठीक होने का समय देने का फैसला किया। वह लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा जब तक कि उसे पहला संकेत नहीं मिला कि वह जागने लगी थी। ईदान के विपरीत अरेबेल को सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से याद था। उसे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि जिस तरह से उसने ईदान के आगमन को देखा और उसे कसकर गले लगाया, वह उसे अवास्तविक लगा। जैसे ही उसे धीरे धीरे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वह किसी को कसकर गले लगा रही है। यह प्राणी गर्म था और इतना आराम फैला रहा था कि वह इसे जाने नहीं देना चाहती थी। सबसे पहले वह समझ नहीं पाई कि यह कौन है, लेकिन जैसे जैसे उसके विचार स्पष्ट होते गए, उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि गले लगाया हुआ प्राणी अपने आकार में एक इंसान जैसा दिखता था। इस एहसास ने उस पर बिजली की तरह वार किया और वह अचानक उछल पड़ी और गले लगाने वाले को अपनी पूरी ताकत से दूर धकेल दिया। ईदान अरबेल के अचानक उठाए गए कदम के लिए तैयार नहीं था। उसके बल से, जिससे उसने उसे दूर धकेल दिया, वह आगे की ओर उड़ गया और यूलिया से टकरा गया,
जो उस समय अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। उसके पास बमुश्किल उन्हें खोलने का समय था जब ईदान उससे टकराया और दोनों कमरे की दीवार से टकरा गए। मिलिका, जो अपने कार्यालय में थी, ने ऊपर से तेज आवाज सुनी और महसूस किया कि दंपति अंततः जाग गए हैं। यूलिया के आने और उसे सूचित करने की प्रतीक्षा किए बिना उसने ऊपर जाने का फैसला किया। जब वह अराबेल के कमरे में गई और दरवाजा खोला, तो उसका स्वागत यूलिया की तेज आवाज से हुआ, जो कमरे के बीच में खड़ी थी और जोड़े को डांट रही थी। वे चुपचाप और आज्ञाकारी ढंग से उसके सामने सिर झुकाए बैठे रहे। यूलिया अपने कनिष्ठों को ताड़ना देते हुए बड़े की भूमिका में पूरी तरह से डूब गई। मिलिका के शिष्य बनने और मुलाकात के बाद जोड़े के प्रति उनका रवैया नाटकीय रूप से बदल गया। अब वह उन्हें अजनबी और संदिग्ध लोगों के रूप में नहीं, बल्कि छोटे भाई बहनों के रूप में देखती थी, जिनके बारे में वह हमेशा चिंतित रहती थी। ईदान और अराबेल ने दोषी बच्चों की तरह चुपचाप उसकी बातें सुनी। यूलिया के अचानक बदलाव और उसके और जोड़े के बीच की अदृश्य केमिस्ट्री से मिलिका थोड़ा चकित थी। यूलिया, मुझे लगता है कि उनके पास बहुत हो चुका है, मिलिका ने यूलिया से कहा। यूलिया ने केवल 1-2 बार खर्राटे लिए, लेकिन फिर उसका मूड तुरंत सुधर गया। मुस्कुराते हुए और प्रसन्न होकर वह मिलिका के पास पहुंची और उसके पीछे खड़ी हो गई। मिलिका ने आकर अपने 2 सबसे छोटे शिष्यों की ओर देखा। फिर उसने धीरे से आह भरी। शायद आप बता सके कि क्या हुआ, मिलिका ने पूछा। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था, वह जोड़े से अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहती थी। साथ ही वह जांच रही थी कि क्या उसके छोटे शिष्य उसके प्रति ईमानदार होंगे या अभी भी उस पर पूरा भरोसा न करते हुए अपनी समस्याओं को छिपाएंगे। ईदान और अराबेल हमेशा की तरह आदत से बाहर एक दूसरे की ओर देखते हुए एक दूसरे से सलाह मांग रहे थे। उन्होंने तुरंत स्थिति पर चर्चा की और मिलिका को अपनी कठिनाइयों के बारे में पूरी तरह से बताने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उन्हें मदद और सलाह मिलेगी। मिलिका एक मजबूत महिला थी, जिन्होंने लंबा जीवन जिया था और उनका अनुभव बहुत मूल्यवान था। दंपति ने अपनी कहानी विस्तार से बताई, सिस्टम के बारे में जानकारी के अलावा और कुछ नहीं छिपाया। उनकी कहानी सुनने के बाद मिलिका को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह अपनी नाराजगी व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि उन्होंने उससे पहले संपर्क किया होता, तो वह उन्हें बहुमूल्य सलाह दे सकती थी और यह सब टाला जा सकता था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो हुआ वह पहले ही हो चुका है और शायद ये बेहतरी के लिए है, क्योंकि यह उनके लिए जीवन के सबक के रूप में काम करेगा। ऐसा लगता है कि हमें जादू का पाठ स्थगित करना होगा और अपने रक्तवंश पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मुझे नहीं पता कि आप अपने रक्तवंश को छिपाने या बदलने के लिए कौन सी तरकीबें अपनाते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें नियंत्रित करना नहीं सीख लेते, मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दूंगी, मिलिका ने अपने चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। ईदान और अराबेल ने कोई आपत्ति न करते हुए चुपचाप उसकी बात सुनी। उन्हें स्वयं एहसास हुआ कि जब तक वे अपनी नई क्षमताओं में महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक उनके लिए शहर की सुरक्षा छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। वे मूर्ख नहीं थे और उन्हें एहसास था कि अगर वे इस राज्य में निषिद्ध क्षेत्रों में गए या अन्य मजबूत बाहरी लोगों से मिले, तो यूलिया और निमो की मदद करने के बजाय वे उनके लिए बोझ बन जाएंगे और सबसे अधिक संभावना है उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। वे मिलिका की सलाह का पालन करने और अपने वंश पर नियंत्रण रखने के लिए दृढ़ थे। अध्याय 59, मिलिशा के मार्गदर्शन में। इस तरह मास्टर मिलिका के मार्गदर्शन में उनका प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य ये सीखना था कि अपनी रक्त रेखाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। मिलिका के पास बहुत अनुभव था और ऐसे कई उदाहरण सामने आए जब जीव अपनी ताकत का सामना नहीं कर सके और अपनी ही क्षमताओं का शिकार बन गए। यहाँ तक कि जो लोग इस दुनिया में पैदा हुए थे, वे हमेशा अपने रक्त वंश को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे, और ऐसे मामले भी थे जहां वे नियंत्रण से बाहर हो गए और खुद को नुकसान पहुंचाया। मिलिका ने उन्हें उनकी मुख्य गलतियों के बारे में बताया। उनके स्पष्टीकरण के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नई वंशावली मूल रूप से उनके सार का हिस्सा नहीं थी। इसे प्राप्त करने के बाद भी उनकी चेतना इसे स्वीकार नहीं करती है और इसे अस्वीकार करने का प्रयास करती है। हालांकि रक्तधारा पहले से ही उनका हिस्सा बन चुकी है और इस अस्वीकृति का विरोध करती है, और जितना अधिक वे इससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, प्रतिरोध और प्रभाव उतना ही मजबूत होता जाता है। मिलिका ने यह भी बताया कि एक दूसरे की रक्तरेखा एक दवा की तरह हो सकती है जो केवल लक्षणों को खत्म करती है, लेकिन अंतर्निहित समस्या का समाधान नहीं करती है। जब वे नए ब्लड लाइन प्राप्त करने के बाद मिले,
तो उन्हें ये भी एहसास नहीं हुआ कि वे किस स्थिति में थे। उनके ब्लडलाइन ने लक्षणों को कम करना शुरू कर दिया, जिससे जोड़े की भलाई में सुधार हुआ। हालांकि रक्तधारा का प्रतिरोध अभी भी बना हुआ था और उसकी ताकत जमा होने लगी। जब उन्होंने अलग होने और अपनी वंशावली पर नियंत्रण करने का प्रयास करने का निर्णय लिया, तो जो कुछ भी जमा हुआ था वह बढ़ गया और उनमें बाढ़ आ गई। सौभाग्य से ये सबसे बुरी स्थिति में नहीं आया। ईदान के टूटने और अरबेल में आने के कारण वे फिर से अपने खून खराबे को दबाने में सक्षम हो गए। यदि वे कायम रहते, तो मिलिका को नहीं पता होता कि इसका अंत कैसे होता। अब वे वहीं वापस आ गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन पिछली बार के विपरीत, अगर वे दोबारा वही निर्णय लेंगे और दोबारा प्रयास करेंगे तो चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। मिलिका इस बारे में सोच रही थी कि उन्हें अपने खून खराबे से निपटने में कैसे मदद की जाए। उन दोनों के पास उच्च नस्ल की वंशावली थी, जिसके बारे में मिलिका को लगभग कुछ भी नहीं पता था। वाल्किरीज बहुत गुप्त थे और शायद ही कभी अपने दिव्य महाद्वीप को छोड़ते थे। और पिछली सहस्राब्दी में अल्फाज के साथ लगभग कोई बैठक नहीं हुई है। इसके अलावा अरेबेल के पास आइस वाल्किरी की रक्तरेखा थी, सबसे रहस्यमय, घातक और निर्दयी में से एक। जहां तक अग्नि के अल्फाज की बात है, मिलिका ने उनके बारे में सुना भी नहीं था। उसे केवल धारणाएं बनानी थी। अंत में उसने धीरे धीरे कार्य करने और अपना समय लेने का निर्णय लिया। चून की मुख्य समस्या रक्तरेखा की अस्वीकृति थी, उसने सुझाव दिया कि जोड़े को अपनी रक्तरेखा का रूप लेना शुरू करना चाहिए। इससे उन्हें उनकी आदत डालने में मदद मिलेगी और उन्हें दबाने में मदद नहीं मिलेगी। सबसे पहले उन्हें एक दूसरे के बगल में अपनी रक्त रेखाओं का रूप लेना शुरू करना चाहिए। और जब उन्हें इसकी आदत हो जाती है, तो वे धीरे धीरे दूर जा सकते हैं, जिससे एक दूसरे पर रक्त संबंधों का प्रभाव कम हो जाता है। दंपति के पास मिलिका के सुझाव को स्वीकार करने और उसके निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे मिलिका, यूलिया और निमो के साथ एक विशेष रूप से नामित अभ्यास कक्ष में चले गए, जो फिर से उनके साथ जुड़ गए। उनकी आंखों के सामने दोनों ने अपनी परिवर्तन क्षमताओं का उपयोग करने का फैसला किया और एक आइस वाल्किरी और एक अल्फा ऑफ फायर का रूप धारण किया। अराबेल के लंबे लाल बाल बर्फ सफेद हो गए, और उसने जो सफेद दुपट्टा पहना था वह छोटे छोटे कणों में टूट गया, जिसने दो जोड़ी बर्फ सफेद पंखों का आकार ले लिया। उसकी ऊंचाई उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तरह काफी बढ़ गई। मिलिका, यूलिया, निमो और ईदान उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। यहाँ तक कि निमो के अंदर की आत्मा इजी भी अरेबेल की उपस्थिति की प्रशंसा करना बंद नहीं कर सकी, जिससे निमो खुद सिरदर्द में पड़ गया। उसी समय ईदान के काले बाल और भूरी आंखें चमकदार लाल हो गईं, और उसकी ऊंचाई उसके मूल से थोड़ी बढ़ गई। पूरा कमरा तुरंत एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ गर्मी से भर गया। परिवर्तन के बाद जोड़े को महसूस हुआ कि उनके अंदर कुछ जाग रहा है और उनके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके पिछले व्यक्तित्व की यादें और प्रतिध्वनि थी जिन्हें उन्होंने परीक्षण के दौरान अनुभव किया था। हालांकि वे पहले ही उनमें विलीन हो चुके थे और उन्हें याद था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने इन यादों को पूरी तरह से अपने हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अब जाकर उन्हें सिस्टम की चेतावनियों की गंभीरता का एहसास हुआ। यदि वे इसे संभाल नहीं सकते हैं, तो ये यादें और गूंज अपनी स्वयं की चेतना प्राप्त कर सकती हैं और अपने शरीर के स्वामित्व के लिए लड़ना शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा ये यादें और गूंज उनकी वंशावली आइस वाल्किरी और अल्फा ऑफ फायर से निकटता से जुड़ी हुई थी। दंपति यह मान सकते हैं कि इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण वे ही हैं। मिलिका के मार्गदर्शन में जोड़े ने स्थिति नियंत्रण से बाहर होने से पहले अंततः उनके साथ विलय करने के लिए स्वयं के अन्य संस्करणों को स्वीकार करने का प्रयास शुरू किया। बाकी 4 दिन जल्दी ही बीत गए। मिलिका और स्वयं दंपति के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि वे कमोबेश इस कार्य का सामना करने में सक्षम थे और उन्होंने गंभीर परिणामों के बिना अपने रक्त संबंधों को नियंत्रित करना सीख लिया। इन सभी 4 दिनों में जोड़े ने बिना किसी विरोध के धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी दूसरी पहचान को स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरंत नहीं, बल्कि टुकड़ों में उन सभी चीजों को याद किया और महसूस किया जिन्होंने उनकी चेतना पर आक्रमण किया था। ये सिर्फ यादें ही नहीं, भावनाएं और संवेदनाएं भी थीं। दूसरे व्यक्तित्व के प्रभाव में उनकी मूल पहचान अक्षुण्ण नहीं रही। इन सभी घटनाओं के प्रभाव से उनके व्यक्तित्व में धीरे धीरे बदलाव आने लगा, लेकिन उनके चरित्र का आधार वही रहा। जोड़े के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, या तो एक नए स्व को स्वीकार करना, या इस व्यक्तित्व को स्वतंत्रता प्राप्त करने और एक समस्या बनने की अनुमति देना। वे दोनों ये परिणाम नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रहसन को हमेशा के लिए खत्म करने का दृढ़ निश्चय कर लिया।
हो सकता है कि अंततः उन्हें अपने नए रूप में ढलने में अधिक समय लगा हो, लेकिन जोड़े के पास वैसे भी अधिक समय नहीं बचा था। उन्होंने देर न करने और तुरंत अपनी योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। हालांकि यह अभी भी आदर्श से बहुत दूर था। मिलिका और दंपति रक्तरेखा में महारत हासिल करने में अपनी प्रगति के वर्तमान स्तर से काफी संतुष्ट थे, और इसलिए अगले रीसेट से पहले मिलिका ने अपने सभी शिष्यों को उनके साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए इकट्ठा किया। वह निश्चित क्षेत्रों के बारे में बात करना चाहती थी, लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की योजना बना रही थी और अपने रास्ते में आने वाले अन्य बाहरी लोगों का सामना कैसे करना चाहती थी। मेनू दिखाएं। अध्याय 60, लिम्बो के 9 निषिद्ध क्षेत्र। रीसेट के दिन सुबह सुबह सभी लोग मिलिका के कार्यालय में एकत्र हुए। वे मेज के चारों ओर बैठे थे और मिलिका अपने शिष्यों को अपने संग्रह से एक दुर्लभ चाय पिला रही थी, जिसे उसने खुद तैयार किया था। यह एक लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली थी। प्रत्येक शिष्य द्वारा एक घूंट लेने और चाय के स्वाद की सराहना करने के बाद मिलिका ने अंततः चुप्पी तोड़ी। मुझे लगता है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए, उसने अपने शिष्यों से कहा, और सभी ने गंभीरता से अपने गुरु की ओर देखा। शुरुआत के लिए ईदान और अराबेल ने कमोबेश अपने वंश में महारत हासिल कर ली है, और मैं उन्हें अपनी अनुमति दे रहा हूँ। अब यदि आपके रास्ते में बाधाएं आती हैं तो वे बोझ नहीं बनेंगे। मिलिका के शब्द मुख्य रूप से यूलिया और निमो को संबोधित थे। अपने गुरु मिलिका के विपरीत, वे प्रशिक्षण के दौरान हमेशा जोड़े के साथ नहीं जाते थे। उनकी अपनी चिंताएं और हित थे। ये सुनकर यूलिया और निमो खुश हुए। उन्हें फिर से सब कुछ बंद नहीं करना पड़ेगा, और वे अंततः कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। आइए मुख्य प्रश्न से शुरू करें, लिम्बो को कैसे छोड़ा जाए। लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय पर गहराई से विचार करें, आइए पहले ये पता करें कि लिम्बो क्या है। मिलिका ने अपने शिष्यों से पूछा। जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, उसे अपने ऊपर किसी रहस्यमयी प्राणी की नजर महसूस हुई। मिलिका को तुरंत एहसास हुआ कि यह लिम्बो था। उसके और लिम्बो के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत मिलिका को लिम्बो के रहस्यों को साझा नहीं करना था। अन्यथा लिम्बो को उसे निगलने का पूरा अधिकार था। इसीलिए मिलिका ने अपने शिष्यों से यह प्रश्न पूछा, लिम्बो के बारे में उनकी समझ का परीक्षण करने और लिम्बो की अपनी प्रतिक्रिया देखने के लिए। इस टकटकी के जवाब में मिलिका बस मुस्कुरा दी। यूलिया ने स्वेच्छा से प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि ईदान और अरेबेल ने लिम्बो के बारे में पहले से ही क्या सीखा था। हाँ, लिम्बो सचमुच एक अजीब जगह थी। यहाँ तक कि जोड़े का सिस्टम भी आश्चर्यचकित था और यह जानकर हैरान रह गया कि इतनी अलग छोटी दुनिया की अपनी आदिम चेतना थी। जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं, लिम्बो एक विशेष स्थान है। मुझे यकीन नहीं है कि जूनोनिया में इस तरह की अन्य दुनियाएं हैं या नहीं। मैंने यहाँ जितना समय बिताया है, मुझे एहसास हुआ है कि लिम्बो का अपना अनूठा उद्देश्य है। मिलिका किनारे पर चल रही थी, उसके शब्द उसके अपने निष्कर्ष और लिम्बो के साथ विलय से उसने जो सीखा था उससे मेल खा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, लिम्बो में 3 शहर हैं। उनमें से प्रत्येक एक विशेष स्थान है, और प्रत्येक रीसेट के बाद वे सुरक्षित आश्रय के रूप में काम करते हैं। उनका स्थान वही रहता है, और शहरों और लिम्बो सीमा के बीच की दूरी लगभग समान है। इन शब्दों के साथ मिलिका अपनी सीट से उठी और कोठरी में जाकर एक छोटा सा चर्मपत्र निकाला। जब वह लौटी, तो उसने चर्मपत्र मेज पर रखा और उसे खोला। चर्मपत्र पर पूरे लिम्बो का नक्शा बनाया गया था। मानचित्र, जैसा कि मिलिका ने कहा, लिम्बो का नक्शा एक वृत्त के आकार का था। मंडल के संपूर्ण क्षेत्र को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। मिलिका ने जो मानचित्र दिखाया, उसमें सभी क्षेत्रों का आकार त्रिभुजों जैसा था। तीनों शहरों द्वारा बनाए गए केंद्रीय त्रिकोण के अलावा, उनमें से प्रत्येक में अलग अलग रंगों के वृत्त दर्शाए गए थे। मिलिका ने कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक लिम्बो मानचित्र है। इसे मैंने नहीं, बल्कि एडवेंचरर गिल्ड ने अपने अस्तित्व की लंबी अवधि में संकलित किया था। हम कह सकते हैं कि यह अब तक का सबसे विस्तृत और सटीक लिम्बो मानचित्र है। फिर वह समझाने लगी। लिम्बो को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। रीसेट के बाद 9 लिम्बो के निषिद्ध क्षेत्रों में से एक हमेशा केंद्रीय को छोड़कर सभी 9 क्षेत्रों में दिखाई देता है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में 3 परतें होती हैं, बाहरी, मध्य और केंद्रीय। तीनों परतों में से बाहरी परत को सबसे कम खतरनाक माना जाता है। लिम्बो के अधिकांश निवासियों के लिए मध्य क्षेत्र पहले से ही एक खतरा है, और मध्य भाग सबसे खतरनाक स्थान है, जहां मृत्यु दर सभी कल्पनीय सीमाओं से अधिक है। और निस्संदेह मिलिका ने उनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण देते हुए निषिद्ध क्षेत्रों को सूचीबद्ध करना शुरू किया। तारानकन डोपेलगेंगर का जंगल। तारानकन वह स्थान है जहां ईदान और अरेबेल ने पहली बार खुद को पाया था।
ये जीवन से भरपूर घना हरा भरा जंगल है। हालांकि इसकी विशिष्टता अद्वितीय प्राणियों की उपस्थिति में निहित है जो दूसरों की नकल करने, सटीक प्रतियां बनाने में सक्षम है। डोपेलगैंगर के जंगल की एक और विशिष्ट विशेषता इसके सभी निवासियों की उन्मत्त क्रूरता और परपीड़न है। तारांकन लेक ऑफ द डेड तारांकन सबसे रहस्यमय और खतरनाक निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। यह एक विशाल बेजान अंधेरी झील है जो चारों ओर से शांति से घिरी हुई है। अफवाह यह है कि यह झील जीवित मृतकों, भूतों और अन्य मृत प्राणियों से भरी हुई है। मिलिका के मुताबिक उन्होंने कभी इस झील को देखने की हिम्मत नहीं की। जब भी उसके मन में वहां जाने का विचार आता, उसकी अंतर्ज्ञान उसे खतरे से आगाह कर देता और वह हमेशा उस आवाज को सुनती थी और झील में प्रवेश करने का कोई प्रयास नहीं करती थी। तारांकन पत्थरों की घाटी तारांकन एक अद्भुत जगह है जो एक निश्चित क्षेत्र है जो पूरी तरह से पत्थरों से बना है। पेड़ पौधे और यहाँ तक कि वहां रहने वाले जीव जंतु भी पत्थर के बने हैं। लेकिन इस जगह के बारे में सबसे असामान्य बात यह है कि हर दिन ये लगातार बदल रहा है और पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिससे बिन बुलाए मेहमानों के लिए एक भ्रमित करने वाली भूल भुलैया बन रही है। इस विशेषता के कारण घाटी की खोज करना बहुत कठिन हो जाता है। साथ ही पत्थरों की प्रकृति के कारण वहां के सभी प्राणियों की सुरक्षा बहुत मजबूत है और उनसे निपटना अभी भी एक समस्या है। कीड़ों के झुंड की गुफाएं तारांकन एक विशाल संरचना है जिसमें डरावने और विशाल कीड़ों से भरी कई सुरंगें हैं। यह एक और जगह है जहां मिलिका ने बड़े कीड़ों के डर के कारण जाने की हिम्मत नहीं की। तारांकन बर्फ की गुफाएं तारांकन बर्फ के विशाल टुकड़े जैसी दिखने वाली एक रहस्यमयी जगह है जिसके अंदर एक बर्फ की भूल भुलैया फैली हुई है। इसके नीरस बर्फीले वातावरण के कारण इस भूल भुलैया में खो जाना आसान है। खतरा इस स्थान पर व्याप्त अत्यधिक ठंड के साथ साथ बर्फीली क्षमताओं वाले मजबूत राक्षसों की भीड़ में है। तारांकन वैली ऑफ लाइटनिंग तारांकन पत्थरों की घाटी और बर्फ की गुफाओं के समान एक और निषिद्ध क्षेत्र है। यहाँ सब कुछ बिजली के तत्व से व्याप्त है, बारिश के बजाय आकाश से बिजली गिरती है, सभी पौधे और पेड़ बिजली की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और अंतरिक्ष स्वयं इस तत्व से जुड़े राक्षसों से भरा हुआ है। तारांकन रिवर मेज तारांकन सबसे अजीब, सबसे भ्रामक और खतरनाक निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। यह एक धमनी और शिरा है जिसमें कई नदियां शामिल हैं जो मध्य भाग में बहती हैं। इस जगह के तर्क को समझाना बहुत मुश्किल है। नदियां कहां से निकलती हैं और कौन सी शक्तियां धारा को मध्य भाग में धकेलती हैं। मध्य भाग तक पहुंचने के लिए आपको पानी के राक्षसों से भरी नदियों की भूल भुलैया के माध्यम से तैरना होगा जो समय समय पर सभी घुसपैठियों पर हिंसक हमला करेगा। तारांकन लावा झील तारांकन पानी की जगह लावा से भरी एक विशाल झील है। मृतकों की झील के विपरीत लावा झील में कई रास्ते हैं जो इसके मध्य भाग तक जाते हैं। हालांकि अत्यधिक उच्च तापमान और लावा से निकलने वाले उग्र राक्षसों के हमले के कारण इस रास्ते पर काबू पाना आसान नहीं होगा। तारांकन विंड क्लिफ्स तारांकन 9 निषिद्ध क्षेत्रों में से अंतिम है। इसमें कई छोटे छोटे उड़ने वाले द्वीप हैं जो रस्सियों के जाल से जुड़े हुए हैं जो जमीन से दूर आकाश में उड़ते हुए ऊपर तक फैले हुए हैं। इस क्षेत्र का मध्य भाग सबसे ऊंचे द्वीप पर स्थित है और इस तक पहुंचने के लिए आपको एक द्वीप से दूसरे द्वीप की ओर बढ़ते हुए रस्सियों पर चढ़ना पड़ता है। इस मार्ग की मुख्य कठिनाई तेज हवाएं हैं जो केंद्रीय द्वीप के पास पहुंचते पहुंचते और तेज हो जाती है। इसके अलावा इन द्वीपों पर उड़ने वाले राक्षसों का बसेरा है जो मेहमानों का स्वागत नहीं करेंगे। मिलिका ने सभी 9 निषिद्ध क्षेत्रों का परिचय दिया और कहा कि उसने मृतकों की झील और कीट झुंड की गुफाओं को छोड़कर उन सभी का पता लगाया है और इनमें से केवल आधे क्षेत्रों में ही वह अपने केंद्रीय क्षेत्रों तक पहुंचने में कामयाब रही, जिससे उनके शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। यदि उनका शक्तिशाली स्वामी इन निषिद्ध क्षेत्रों के मध्य भाग तक नहीं पहुंच सका तो वे वह कैसे कर सकते थे जो वह नहीं कर सकी। इस समय वे चारों निःशब्द थे। संपर्क करें टॉस।